नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चुनाव नतीजों का जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ सामने इस वक़्त चुनाव नतीजों के ज नतीजे तो नहीं, रुझान ज़रूर मिल रहे हैं और इस वक़्त कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ़ हो रहा है। कम से कम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीरे-धीरे ही सही, लेकिन रुझान जो दे रही है उसमें बीजेपी, जिसको हम जादुई आंकड़ा कहते हैं, 148 के आसपास पश्चिम बंगाल का खासकर मैं जिक्र कर रही हूँ, 171 में लीड कर रही है सीटों में और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 80 से ऊपर इस वक्त बनी हुई है। सिर्फ एक-एक सीट जो है वो कांग्रेस और साथ-साथ वाम दलों को मिलती हुई नजर आ रही है। अपने आप में ये एक बहुत ही झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव में यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है कि जो आम नागरिक है वो जहां वोट डाल रहा है उसका वोट वहीं गिना जाए। खासकर जिस तरह से हमने देखा है न सिर्फ कि पिछले कुछ दिनों में बल्कि पूरे साल भर के दौरान लगातार हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय यानी सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्रीय एजेंसीज, उनका दबदबा रहा है और हाल के दिनों में चुनाव के वक्त तो हमने ये देखा कि इसमें सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस तक का जुड़ाव देखा गया कि वे खास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त ये बहस कुछ ही देर में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त पहली बार भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में भगवा के कदम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो इरादा था, ये जो मंसूबा था, भाजपा आरएसएस का लगातार वो हो रहा था पिछले 20 साल से कम पिछले 15 साल से, जब से ममता बनर्जी सरकार में थी। लेकिन इस वक्त लगता है कि अपने मंसूबों में वो कामयाब रहे। किस तरह से अब बदलते हुए हालात नजर आएंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं। सुमन सेन गुप्ता है हमारे साथ और साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर मतीन हैं। दोनों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सवाल पर चर्चा मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आती है तो क्या होगा। मैंने जितने लोगों से बातचीत की पश्चिम बंगाल में, किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं बताया रैशनल होके कि हाँ वाकई ये तीन रीजंस हैं, ये तीन कारण हैं जिससे बीजेपी यहाँ जीत सकती है। और आपके जैसे लोग भी जो टीएमसी के बहुत ग्रेट सपोर्टर्स नहीं हैं, उन लोगों ने भी ये कहा। अभी आप जो देख रहे हैं रुझान 170 से ऊपर निकल गई है बीजेपी, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो अर्ली ट्रेंड्स दिख रहा है वो थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बंगाल में आ चुका है, लेकिन आ भी सकता है। और बहुत काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा बहुत दिख रहा है। आप जो पूछ रहे थे, पहले पिछले बार भी पूछे थे कि अगर बीजेपी इधर आ जाएगा तो क्या होगा। वेस्ट बंगाल में जो है ना, एक तो सिविल सोसाइटी है, लिटिल मैगजीन है और सब कुछ है। पूरा लिटरेरी जो फील्ड है वो आलोचना करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, सुमन जी, सेमिनार्स करते सुमन हैं। जी, सुमन जी, ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा देर में पूछूंगी ये सवाल। पहले ये पूछ रही हूँ कि कारण क्या नजर आ रहा है आपके लिए। आप विश्वास कर पा रहे हैं इस बात पे कि भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है? अगर आ रही है तो आप इसे किस तरह से देखते हैं, कारण क्या हो सकता है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो थे, ये तो बहुत थे, लेकिन हमको लगता था जो ये एंटी इनकम्बेंसी उतना भी नहीं है जो ये पूरा गवर्नमेंट टपल देगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। और सेकेंड जो बात है, हमको लगता है हिंदू मेल वोट कंसोलिडेट किया है बीजेपी के तरफ। ये थोड़ा दिख रहा है। और रास्ते में भी दिख रहा था, हिंदू मेल वोट जो बोल रहे थे, जो हिंदू मेल वोट पूरा बीजेपी तक गया है। और हिंदू फीमेल वोट किधर गया है अभी पूरा रिजल्ट आने के बाद वो पता चलेगा, लेकिन हिंदू मेल वोट गया है। हमारे आसपास जो मेल है, हिंदू मेल है, वो हमको बता ही रहे थे कि हिंदू मेल वोट गया है। और दूसरा जो बात है, ये हमको तो पहले से ही हमने बोला था, ये ममता बनर्जी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो लाइन है, वो हिंदू को भी एक दो मंदिर दिया। दार्जिलिंग में एक तो महाकाल मंदिर, दीघा में एक तो जगन्नाथ टेम्पल। ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो लाइन है, ये काम कर नहीं सकता है। केजरीवाल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। केजरीवाल ने भी पूरा सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन खेला था, लेकिन हिंदुत्व जब उभर आता है, वो क्या होता है, वो बीजेपी को ही पसंद कर लेता है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं काम चलता है, वो हार्ड हिंदुत्व ही काम कर जाता है। और
तीसरा बात तो यह है, टीएमसी के पास इस बार चुनाव में बोलने का कुछ नहीं था, पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो कुछ नहीं था। वो जो जो उनका जो गवर्नमेंट का स्कीम है वही पूरा डिलीवर के लिए वो बोला है, हमने डिलीवरी किया है, उसके बाद भी डिलीवरी करेगा। ये पॉलिटिकल लाइन नहीं है, ये गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत जो जो है रिलीफ देने का लाइन है वो है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा बीजेपी को हराने का कोई चांस नहीं है। पॉलिटिकल नैरेटिव अगर नहीं होगा, मान लीजिए एसआईआर के खिलाफ भी इन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाया। ये एसआईआर सभी को दिक्कत देगा, ये खड़ा नहीं कर पाया। और यही हमको लगता है कि अर्लियर ट्रेंड देख के जो एसआईआर काम भी नहीं किया। एसआईआर में 27 लाख का जो डिलीट हो गया, उनका जो उनका विरोध में लोग वोट दिया एसआईआर के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ये हमको नहीं लगता है। अर्लियर ट्रेंड जो दिख रहा है ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। 15 साल के बाद ममता बनर्जी का खिलाफ ही वोट हो रहा है। जी हाँ, प्रोफेसर मतीन, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन लग रहा है कि सवाल क्यों पूछ रही हूँ। जब मुझे जवाब पता है तो मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन पूछने के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बात तो लगातार आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में देख कर आई हूँ, इसी साल में 3 बार पश्चिम बंगाल गई और जाकर वहां देखा कि किस तरह से जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके बावजूद भी मुझे हैरानी और अफसोस इस बात का हो रहा है कि टीएमसी के लोगों से जब मैंने ऑन द रिकॉर्ड बात की, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, उनका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा रहता था। कहते थे एसआईआर के बावजूद भी हम जीत जाएंगे, हम ईडी के बावजूद भी जीत जाएंगे, आईटी के बावजूद भी हम जीत जाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस के बावजूद भी हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस का मामला था कि उनकी तैनाती जितनी होनी चाहिए थी, जितना सचेत होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्या आप इसको सिर्फ यही कहेंगे या सुमित सेन जी कह रहे हैं कि इसमें यह भी मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं? मैं इस सवाल पे भी आऊंगी कि वाकई टीएमसी की कोई आइडियोलॉजी है या नहीं, लेकिन क्या अब ममता बनर्जी को हार मान लेनी चाहिए? क्या ममता बनर्जी को कह देना चाहिए कि वो बंगाल हार गई हैं? देखिए, मैं सुमन दास से एग्री करूंगा। बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस लास्ट खास करके 7-8 साल में उसका अंदर एक बहुत ज्यादा एहसास बर्तरी, जिसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इतना ज्यादा था कि उनको लगता था कि वो हम कुछ भी करेंगे, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमारे पास लोग हैं, कोट अनकोट हमारे पास गुंडाज हैं, हु विल टेक केयर ऑफ द इलेक्शन। तो मगर इनका जो मेन कोर सपोर्टर्स थे, कोर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मैं खाली कि अभी इलेक्टोरल सेफोलॉजी इतना खराब हो चुका है कि मुझे हिंदू मुस्लिम करना ही पड़ रहा है। इनका जो कोर जो वोटर्स थे, कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वो खास करके मुस्लिम वोट्स ज्यादातर। मगर आप देखिए लास्ट 2 साल में जिस तरह से वक्फ बिल जब आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब वक्फ बिल लाया, और उस वक्त सारा बंगाल में एहतजाज हो रहा था वक्फ बिल के खिलाफ, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर से लेकर साउथ बंगाल हर जगह। उस वक्त ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आप इधर आंदोलन मत कीजिए, और आपको आंदोलन करना है तो आप दिल्ली चले जाइए। ये बात जो है मुसलमान बहुत बुरी तरीके से लिया है। उनको और भी एज अ चीफ मिनिस्टर उनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि हम इसको लीगल तरीका से, पॉलिटिकल तरीका से लड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो जो जिस तरह से रवैया दिखाया वक्फ बिल के खिलाफ उस वक्त, और काफी लोगों को अरेस्ट किया। 2021 में मुझे याद है जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को मुर्शिदाबाद और मालदा से अरेस्ट कर लिया गया था। अभी भी रिसेंटली भी जो वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज के वक्त में भी काफी सारे मुस्लिम नौजवानों को ममता बनर्जी की हुकूमत पुलिस अरेस्ट करके रखा था, और इनका जो रवैया था वक्फ के खिलाफ, बिल्कुल कहते मुसलमान उसको सही ढंग से नहीं लिया। उसीलिए आप देखिएगा कि आप 24 परगना साउथ, नॉर्थ और मुर्शिदाबाद के इलाका में जाइएगा, आप उसमें पता चलेगा कि एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया कि दीदी के बोले दाओ, ममता के बोले दाओ, दिल्ली ये वोट ना हो। मतलब ममता को बोल दीजिए, दिल्ली जाके वोट लीजिए। जो कहते उसको बहुत बुरा रिस्पांस हुआ। सेकंड है ओबीसी रिजर्वेशन। मैं बताना चाहता हूं कि सचर कमेटी का रिपोर्ट के बाद बंगाल में मुसलमानों का जो सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन इतना बुरा हालत था, उसके बाद एक ममता होप दिखाई थी कि, और रिजर्वेशन का जो मामला था, मगर 2-3 साल में जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन को मुद्दों को लेकर तृणमूल कांग्रेस का हुकूमत जिसको छेड़खानी की, और जो भी थोड़ा बहुत इंक्लूसिव एक इंक्लूसन होने का जगह था, उसको भी
इस हुकूमत ने खत्म कर दिया। तीसरी बात ये रहा कि उनको इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि जो उनका जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बताइए शौकत मुल्ला एक गुंडा है जिसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा नोटोरियस क्रिमिनल, उस क्रिमिनल को आप मुस्लिम सिविल सोसाइटी बार बार कहा था कि आप डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कीजिए, ये क्रिमिनल को लाके जो है पॉलिटिक्स में लाके उसको भांगोड़ जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां इंडियन सेकुलर फ्रंट जीत के एक ही सीट जीता हुआ है आउटसाइड बीजेपी एंड टीएमसी, उसको जो है ऑब्जर्वर बनाया। और साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रोकने के लिए उसमें 8 पुलिस स्टेशन बनाया है। कलकत्ता पुलिस का 8 पुलिस स्टेशन भांगोड़ में है। हिंदुस्तान में मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए जहां एक ऑपोजिशन के विधायक को रोकने के लिए 8 थाना बनाया जाता है, और उसको हराने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी 2 बार भांगोड़ में जाके रैली करती है और शौकत मुल्ला को हाथ पकड़ के कहती है ये हमारा राइट हैंड है, जिसको 10 साल पहले खुद ही बताया था कि तुम तो बम तैयार करते हो। तो इस तरह से जो मुसलमानों को गुंडा बनाना, तृणमूल कांग्रेस का जो उलझन है कि मुस्लिम नौजवानों को रोजगारी ना देके उनको बीजेपी को डर दिखाओ और उस डर को एड्रेस करने के लिए कुछ ना करो, मगर डर दिखाओ और उनको गुंडामो बनाओ, उनको रास्ता में निकालो, उनको लेकर लड़ाई झगड़ा कराओ करके, ये मुझे लग रहा है कि गुस्सा का इजहार भी है बस। और तीसरा बात ये कहना डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। आपको क्या जरूरत था कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन लेने के लिए? आप सेक्युलर जहन का रास्ता लेते हैं। आपको क्या जरूरत था दुपट्टा और ओढ़ना पहन के आपको रेड रोड के मैदान में ईद के नमाज के जाके उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तैयार करना? मुसलमान इसको कहते अच्छे तरीके से नहीं ले। आपको जब पता है कि एक राइट विंग फोर्स उभर रहा है तो आप एक माइनॉरिटी वनरेबल कम्युनिटी को क्यों उनका जो आइडेंटिटी को आप पॉलिटिकल बना रही हैं? रेड रोड में जाके नमाज के मैदान पे जाके वो मिंबर रसूल जहां नमाज होती है उधर जाके आप माइक लेके इधर से उधर करती हैं, सियासी ग्राउंड बनाती है। मुझे लग रहा है कि इसका भी ये भी एक वजह था जिसके वजह से मुस्लिम वोट भी काफी उससे पीछे आ गया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और आपकी बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता, और खासकर जिस पैशन के साथ और जो ज़मीनी सच्चाई आप बता रहे हैं। लेकिन मंदीप साहब मुझे ये बताइए कि ये तो एक बंधुआ वोटर है ना। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे सुमन जी ये कह रहे हैं कि जो हिंदू मेल है वो बीजेपी के पास चला गया। हिंदू मेल नहीं, मैं तो कहती हूँ मुस्लिम मेल या मुस्लिम फीमेल के पास क्या ऑप्शन है? कांग्रेस पार्टी के पास विनेबिलिटी नहीं है, लेफ्ट पार्टियों के पास विनेबिलिटी नहीं है। कितना भी नाराज हो अगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में जो भी कर रही है, सेक्युलर मुसलमान नाराज हो रहा है कि भैया गुंडा बना रहे हैं यंग मुसलमानों को, जाएगा कहां मुसलमान? मुझे ये तो समझाइए कि नाराजगी गई किधर? मैं बता रहा हूँ एक सीट सागुर दीघी बोल के कॉन्स्टिट्यूंसी है मुर्शिदाबाद का, सागुर दीघी, जिसमें बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस था वो जीता था, बायरोन विश्वास। आप उनको जो है अपने पार्टी में शामिल कर लिए। तो आप अगर थोड़ा बहुत स्पेस लेफ्ट को नहीं देंगे, आप लास्ट 5-7 साल क्या किए? आप पंचायत इलेक्शंस नहीं करवाए, आप म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन में रिग किए, लास्ट टाइम विधानसभा इलेक्शन में भी बहुत जगह जहां भी कहीं भी इलेक्शंस करने का मौका नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूं कि एक आपको लेफ्ट कांग्रेस का जो स्पेस था, आप पूरा कांग्रेस को खत्म कर दिए मुर्शिदाबाद और मालदा से। आप लेफ्ट का वर्कर्स को इतना पीटे कि वो उस वर्कर जो है अपना जान बचाने के लिए उसको बीजेपी करना पड़ा। तो मुझे कहना है कि आपको जमीनी सतह से भी देखने की जरूरत है कि आपको ऑपोजिशन बीजेपी चाहिए या आपका ऑपोजिशन लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ चाहिए। अगर आपको ऑपोजिशन बीजेपी चाहिए तो आप उनका नतीजा भोगिए, यही भुगत रही है ममता बनर्जी। नहीं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो खुद अंदर खाने जब बातचीत की टीएमसी के लोगों से, तो वो तो यही कहते थे कि हमारे मुकाबले बीजेपी से हम डराकर हमेशा वोट लेते रहेंगे, और बीजेपी को ही ऑपोजिशन के तौर पर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी टीएमसी चाहती रही है। बल्कि मुझे याद आ रहा है जवाहर सरकार से बाकायदा मैंने लंबी बातचीत की है इस मुद्दे पर, जिन्होंने ये कहा कि टीएमसी है भाजपा को बंगाल में लाने के लिए जिम्मेदार। ये बाकायदा उन्होंने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड दलीलों के आधार पर कहा है। सुमन जी मुझे बताइए, अभी 1 घंटे पहले का एक ट्वीट पढ़ रही हूँ, जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम और भवानीपुर में जो है वो पहले राउंड में मुस्लिम जो है वो 2000 वोट मेरे कम पड़े क्योंकि मुसलमान वोट दे रहा था, और अब जब दूसरा राउंड आया है उसमें 2000 वोट मुझे ज्यादा मिले हैं क्योंकि हिंदू वोट दे रहा है। इसी भाषा में, मैं आपको कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, हूबहू शब्दशः आपको सुना रही हूँ जो उन्होंने कहा है। इस भाषा का इस्तेमाल होगा। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हार गई हैं, हिंदू वोटर ने मुझे जिता दिया है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, जो भाजपा का अकेला बड़ा चेहरा है। क्या इसी तरह की राजनीति के लिए अब अपने आप को तैयार करना पड़ेगा? ये अगर ईवीएम को मार्क कर रहा है, ये ईवीएम मुस्लिम ने वोट दिया है और वो ईवीएम हिंदू ने वोट दिया है, ये अगर मार्क किया जा सकता है, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है
हमारा जो मुस्लिम भाई लोग है, मुस्लिम जो हमारा दोस्त है मतीन जैसा, और बहुत सारा दोस्त है हमारा, उन दोस्तों के लिए हमको डर लग रहा है आने वाला दिन में क्या हो सकता है। ये इसी ट्वीट से पता चल जाता है। ये बहुत बहुत बुरा ट्वीट है, बहुत माने ये ट्वीट को अगर कोई नहीं डिनाई करेगा तो बहुत आने वाला दिन में बहुत बुरा होगा। और दूसरा बात यह है, ये लेफ्ट और दूसरा जो स्पेस था कांग्रेस का, जो मतीन ने बोला है, लेफ्ट और कांग्रेस का स्पेस ये खुद ने खत्म किया। और बायरन विश्वास सागरदिघी से जीत कर आया था, उनको क्यों टीएमसी में शामिल किया? सबको टीएमसी में शामिल करने से, और दूसरा जो जो स्पेस पर जाता है वो स्पेस तो बीजेपी ही लेता है। यही तो भुगत रहा है। जो जो लेफ्ट वाला स्पेस था, पंचायत इलेक्शन 2018 में बहुत बुरा रिगिंग हुआ। हालांकि रिगिंग उधर गुजरात में भी होता है, लेकिन वो तो खबर नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ 2018 का जो पंचायत इलेक्शन हुआ, उसका जो रिगिंग हुआ था, वो बहुत बुरा तरीके से रिगिंग हुआ था। वो रिगिंग करने से क्या होता है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसीड्योर है, वो प्रोसीड्योर से लोग मन थम जाता है। अगर एक बार मौका मिला जाए तो उसको हटा देना जाता है। यही हो रहा है। 2018 के बाद 21 में नो वोट टू बीजेपी का कॉल था, इसीलिए वो निकल गया था। वो सोची होगी कि टीएमसी का कैडर ने जिताया होगा, लेकिन नो वोट टू का, ये सिविल सोसाइटी का, नो वोट टू बीजेपी का सिविल सोसाइटी का जो कॉल था, उसी से वो जीता होगा। लेकिन 2026 में नो वोट टू का कॉल नहीं था, नो वोट टू बीजेपी का कॉल नहीं था, इसीलिए। और दूसरा कोई, बीजेपी एक बड़ा वाला भयानक फोर्स है, ये कोई 2026 में नहीं बताया। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही रिजल्ट होना था। प्रोफेसर मतीन, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने मुस्लिम वोट को तो समझाया, आपने सीट के जरिए भी हमें उदाहरण दिया, लेकिन मुझे ये बताइए फिलहाल की जो महिला वोट थी उसका क्या हुआ? मैंने खुद वहां जाकर दर्जनों महिलाओं से बातचीत की है। जाहिर है पत्रकार के पास इतना रिसोर्स तो नहीं होता कि हम कोई सर्वे करा पाए, लेकिन यह है कि जितने लोगों से और अलग अलग तरीके से सैंपल लिया, उसमें चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, कोई भी महिला हो, किसी भी रीजन की हो, किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी क्लास की हो, कास्ट की हो, एक तरफा ममता बनर्जी को लेकर जो उनके मन में भाव है, वो एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर था कि ममता बनर्जी से जो जुड़ाव है महिलाओं का, और ये खोखला जुड़ाव नहीं था, ये सिर्फ 1500 रुपए का जुड़ाव नहीं था, ये किसी नौकरी का या वर्कर बन जाने का जुड़ाव नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाली महिला के साथ अपनी पहचान और अस्मिता को जो जोड़ा है, वो क्या हुआ उस महिला वोटर को? क्या हुआ? सुमित जी की बात मान लें कि हिंदू मेल तो चलिए वोट कर रहा है बीजेपी को, हिंदू फीमेल क्या कर रही हैं? देखिए, इट इज टू अर्ली टू से कि अभी तो हमारे पास एग्रीगेटेड डेटा नहीं है, पर मुझे ये कहना है कि अभी इसके बावजूद भी एक अच्छा खासा महिलाओं जो है, महिला का वोट ममता बनर्जी को मिला है और मिलेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात है, अगर थोड़ा बहुत जो शिफ्ट किया है, जो वोट शिफ्ट किया, उसका कुछ वजह है। एक है कि लास्ट 2-3 सालों में खास करके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप देखिए, जो आरजी कौर वाला इश्यूज है, आरजी कौर का जो, ये सिर्फ आरजी कौर का इशू को उनका अम्मी बीजेपी में ज्वाइन करना, लोग उसको बहुत बुरी तरीके से लिया, वो अलग बात है, मैं नहीं जा रहा हूँ। आरजी कौर तो कोई किसी का सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो हमारे राज्य की एक लेडी है जो डॉक्टर ट्रेनी है, जो भी हमारे राज्य की महिला है। तो वो आरजी कौर के पक्ष में जिस तरह से आपका स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को शुरू में ही जो है इसको अपने खुद से जांच करके जो कल्पित थे उसको निकालना चाहिए था, वो उसको थोड़ा कोशिश किया रोकने के लिए। आप उसके साथ साथ उसके आरजी कौर के अलावा ईसा बंगाल में छोटा छोटा लेवल पे इस तरह का रेप का घटनाएं जो है काफी सारा हुआ है, वो नेशनल मीडिया पे ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो पाया, लोगों के पास गुस्सा था 2-3। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उसको, मैंने कहा लोगों का जो गुस्सा था, लोगों को अंदाज भी नहीं है कि बीजेपी का उन्नाव हथरास क्या हो सकता है, वो अलग बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। मगर एक लोकल लेवल पे एक जेन्युइन गुस्सा था लॉ एंड गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का। सेकंड, दूसरा बात ये है कि जो महिला 1500 रुपया का जो आपका स्कीम है, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अहम डिविडेंड रोल प्ले किया है टीएमसी के पक्ष में। मगर आप जो सरकारी स्कूल्स बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड महिलाएं हुआ है, क्योंकि आप अगर एनएसएसओ डेटा देखें, एनएफएचएस डेटा देखें, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो महिला के प्रति होता है, क्योंकि माँ को ज्यादा फिक्र होता है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए।
जब बच्चा का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, ढंग से अस्पताल में ढंग से सही से दवा नहीं है, इसका प्रभाव भी जो है महिला की तरफ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक तरीका से, एक वजह से देखने से नहीं होगा। और तीसरी बात है कि डेफिनेटली बीजेपी का जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, और वो जो रील्स है, वीडियोस है, ये भी बहुत ज्यादा एकदम घर घर पे पहुंच गया है। इस तरह से दिखाया गया है कि हम बीजेपी को लाइए और देखिए महिला एम्पावरमेंट क्या होता है। उनको भी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और दूसरा जगह क्या क्या चल रहा है। तो ये एक मिस कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन, तो उसका ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसका जो असर पड़ा है। पर फिर भी मैं कहूंगा इट इज टू अर्ली टू से नाउ। इसको ब्लैंकेटली ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। लेकिन मतीन साहब, अभी 100 सीटें भी टच नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी की टीएमसी, तो ये अपने आप में फिक्र की बात तो ये है कि कम से कम बड़े सेगमेंट्स। डेफिनेटली जी हाँ। ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड, है। एक है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना। देखिए किसी भी कम्युनिटी को आप जब इन बंगाल का जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है या थोड़ा बहुत जो सेक्युलर हिंदूज कम्युनिटीज है, वो तो हमें प्यार मोहब्बत से टीएमसी को वोट नहीं दे रहा था, वो बीजेपी को रोकने के लिए वोट दे रहा था। अगर आप बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं, ये शुभेंदु कौन है बताइए तो? मिस्टर शुभेंदु ही हैज बीन राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो टीएमसी का यूथ लीडर से लेकर वही था ना। जितना टीएमसी का भी जो आप जहर उगल रहा है, ये तो उसका शुरुआत, उसका आगाज तो आपका टीएमसी किया है। जब 2002 में गुजरात जल रहे था, उस वक्त ममता बनर्जी वाज पार्ट ऑफ एनडीए। लोग, मुझे अभी भी कुछ लिबरल्स लोग हैं जिनको वो भूल जाते हैं ममता का पुराने सियासत। तो ये बीजेपी को बंगाल में इनवाइट करके लाया तो तृणमूल कांग्रेस 2014 में भी बीजेपी पिक्चर में नहीं था, 2019 में पिक्चर में आ गया, और जब से आया तब से जो है बीजेपी पिक्चर में। ममता बनर्जी का पुराना, आप आनंद बाजार पेपर का पुराना हेडिंग्स देखिएगा, वो उस वक्त लिखी थी कि हम बीजेपी के फ्रंटे नहीं ऐसे लड़बो, मतलब बीजेपी को सामने लेके आके लड़ेंगे, सो दैट आपको मुसलमान डरेगा और डर के कंसोलिडेट करके आपको वोट देता रहेगा। सुमन जी, इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि बुनियादी सवाल जो उठ रहे हैं वो ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत में अब चुनाव ऐसे ही होगा? पश्चिम बंगाल ने जो दिखाया है कि आप ये देखिए, द वायर में एक आर्टिकल छपा था, राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये ऐसा लगता है कि अदालत में कोई मुकदमा लड़ा जा रहा है। इस तरीके से मुकदमों के नाम हुआ करते थे। तो ये क्या एक नया मॉडल है कि बीजेपी जिस राज्य को चाहेगी उस राज्य को हड़प लेगी, सेंट्रल एजेंसियां गुलाम बन जाएंगी, न सिर्फ कि घुटने टेक रही हैं, सजदा कर रही हैं? क्या ये एक नया मॉडल तैयार होगा कि इस तरह से अब भारत में चुनाव होगा जिसमें बेसिक इंटेग्रिटी ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड? क्या इस बात को हम भूल जाएं आज? एक बात तो आप लिख ही लीजिए, इसके बाद अगर आज का ट्रेंड ऐसा रहा तो बीजेपी सिर्फ बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में भी आएगा। तमिलनाडु में डीएमके का भी सरकार जाएगा। एक बात तो अभी लिख ही लीजिए, 2026 के बाद 2029 में वो वन नेशन वन पोल तक जाएगा। और दूसरा कोई इलेक्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन होगा और एक ही कैंडिडेट वन नेशन वन पोल में। ये उनका बहुत बड़ा प्लान है, डिलिमिटेशन होगा, बहुत बड़ा प्लान है। ये इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, इलेक्शन के बाद, इसके आज के बाद, इसके इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो होगा वो दिखेगा हमको सबको। इलेक्शन नहीं रहेगा, पूरा सिलेक्शन होगा वन नेशन वन पोल के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात हम मतीन से थोड़ा डिफर करते हैं। 2018 का जो चुनाव है, माना कि ममता का पूरा पास्ट है, 2018 का जो पंचायत इलेक्शन था उसमें जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ये लेफ्ट वाला सीपीएम खास करके ये सोचा थे कि हम टीएमसी को हरा नहीं पाएगा, हमारा वोट थोड़ा शिफ्ट हो जाए बीजेपी में, उसके बाद बीजेपी हरा पाएगा, उसके बाद हम बीजेपी से टक्कर लेगा। ये पूरा अगर आप 2019 का जो चुनाव देखेंगे, 19 का जो वोट बीजेपी में गया उसी वोट टीएमसी माने लेफ्ट से गिरा। ये 2% हमको देखा, ये बीजेपी को थोड़ा दबदबा बढ़ गया 2019 के पास, जब वो 18 एमपी सीट लेके आए थे। उसके बाद जो हुआ वो बीजेपी को रोक नहीं पाया। और टीएमसी को जो करना था, पॉलिटिकल जो नैरेटिव था, वो पॉलिटिकल नैरेटिव टीएमसी के पास नहीं था।
19 के बाद 21 में भी नहीं था, 2026 में तो नहीं था। ये पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा बीजेपी को हराना अभी का टाइम में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। मतीन साहब, आखिरी सवाल अब आपसे बिल्कुल कि टीएमसी को सत्ता में रहते हुए 15 साल हो गए, वो तो भूल गए होंगे कि विपक्ष में रहना क्या होता है, विपक्ष में कैसे बैठा जाता है। और बीजेपी के लिए जिंदगी आसान तो नहीं होगी। विपक्ष में देखिए कौन कौन बैठा है, लेफ्ट पार्टियां बैठी हैं, टीएमसी बैठी रहेगी, कांग्रेस पार्टी भी जैसी भी है रहेगी कम से कम। तो ये बताइए मुझे कि टीएमसी का मिजाज, उनका हाव भाव कैसे रहेंगे वो एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर असेंबली में आपके यहाँ? हम लोग तो ममता बनर्जी को विपक्ष के लीडर से हिसाब से ज्यादा मानते हैं। उनका जो रोल रहा था ज्यादा 2006 के बाद से, खास करके उसके बाद, उस वक्त ममता बनर्जी एक ऐसा लीडर रही थी कि वो विपक्ष के लीडर से उनका इमेज अभी भी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा विपक्ष लीडर से ही जो पुराने लोग हैं उनका दिमाग जहन पे है। मगर ये कहने का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को आस्ते आस्ते काफी बदल दी है। ये जो अभिषेक बनर्जी आने के बाद, उनका नेफ्यू आने के बाद, वो पार्टी का थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग हो चुका। वो मोर देन पॉलिटिकल, दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ एन कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि विपक्ष में आई डोंट थिंक सो तृणमूल विल एबल टू डू अ प्रॉपर विपक्ष का, क्योंकि ममता बनर्जी का उम्र हो चुका है। अब एक नया उनका शारीरिक तरह से उनका इज लाइक वेरी एजेड नाउ, उनके हैज लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी के अंदर वो चार्म नहीं है एज अ लीडर। तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है आस्ते आस्ते अब खत्म की तरफ होगा, अगर वो इस बार ढंग से अच्छा बहुमत से। मैं ये भी बता देता हूँ, अगर बीजेपी को 120 सीट आया और तृणमूल को ज्यादा सीट आया, तो ये तृणमूल का 30-40 एमएलए दे आर रेडी, इमीडिएटली रेडी है, ओवरनाइट दे विल जंप टू बीजेपी। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, विपक्ष में अभी अंडर द लीडरशिप ऑफ अभिषेक बनर्जी आई डोंट सी एनी होप। द ओनली होप इज द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस नीड शुड इमर्ज। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस शुड इमर्ज, और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी मैं देख रही हूँ उसी तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि बड़ा ही शर्मनाक बयान था एक लेफ्ट के नेता का, जो कह रहे थे कि पहली बार देखिए अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है, लोग बाहर आके वोट दे रहे हैं, यानी उनके वेरी लिए इनसेंसिटिव रिमार्क, वेरी इनसेंसिटिव रिमार्क। हमारे 27 लाख लोग वोट दे नहीं पाए हैं, 27 पूरा लाख 34 लाख वोट नहीं दे 34 पाए लाख हैं। ट्राइब्यूनल में गया। डेफिनेटली दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। जी हाँ, इस तरह की राजनीति अगर विपक्ष में लेफ्ट बैठ के करेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी डेमोक्रेटिक व्यक्ति, वो व्यक्ति भी जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि इस तरह का लेफ्ट का बदसूरत चेहरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। चलिए देखिए, नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। आप दोनों को जो पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो भी हो बेहतर के लिए हो सकता है आप दोनों लगातार असहमत रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो पश्चिम बंगाल के लिए ये होनी चाहिए, राजनीति वैसी होनी चाहिए। हो सकता है ये 5 साल ममता बनर्जी को अकल दिलाने के लिए, ठोकर कहते हैं कि ठोकर खा के अकल आती है, तो हो सकता है ये ठोकर ममता बनर्जी हम थोड़ा डिफर करते हैं। 5 साल में नहीं होगा, बीजेपी अगर किधर भी आ जाएगा 5 साल में नहीं जाएगा। आप रिकॉल करिए, अमित शाह बोला था हम 50 साल इधर राज करने आया है। 5 साल में अगर बंगाल में आया तो 5 साल में नहीं जाएगा। चलिए, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।